हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आ रहे हैं। अपन ने लास्ट क्लास में बताया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ऐसा टॉपिक है यदि आपके फ्यूचर में जाके आप नर्सिंग ऑफिसर बनोगे और यदि आप किसी आईसीयू में ड्यूटी करते रहोगे तो वहां पे ये टर्म बहुत काम आएगी कि अपन एक टर्म देखते हैं कैपिलरी। मतलब आपको मैं बताऊं कि सिंपल अपन से फिजिकल असेसमेंट है जो राउंड पे डॉक्टर कंसल्टेंट आते हैं वो 1 मिनट में करके चल जाते हैं और वो बड़ी बड़ी बीमारी को आइडिया लगा जाते हैं कि इसके क्या प्रॉब्लम है। बोलते हैं उसको CRT। क्या बोलते हैं? CRT। क्या बोलते हैं उस चीज को? CRT। CRT का मतलब होता है कैपिलरी रिफिल टाइम। क्या होता है कैपिलरी रिफिल टाइम? आप देखोगे कि जैसे जब कंसल्टेंट का राउंड हुआ करेगा, प्रोफेसर बड़े बड़े डॉक्टर है वो जब राउंड पे आया करेंगे और आप पूरी कहानी उसके जो जूनियर डॉक्टर होते हैं वो पूरी कहानी उनको सुनाते रहते हैं और वो आके देखता है कि उसके नाखूनों को बीचता है और वो आइडिया लगा जाता है, कहता है कि आप इसका लैक्टेट कराओ, इसको फ्लूइड दो और है ना इसका बीपी चेक करो, बोल के जाता है कि इसका बीपी कम है। वो छोटे से 1-2 मिनट के काम में, 2 मिनट भी नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि 5 से 10 सेकंड के काम में वो पूरा असेसमेंट कर जाता है। कैसे करता है? उस टेस्ट का नाम होता है CRT, कैपिलरी रिफिल टाइम। क्या होता है ये CRT? क्या होता है कि टाइम टेकन, हेडिंग डालो, सॉरी लिखना, टाइम टेकन फॉर ब्लैंच्ड स्किन, ब्लैंच्ड स्किन टू रिटर्न टू रिटर्न इट्स नॉर्मल कलर। इट्स नॉर्मल कलर आफ्टर, बाद में अप्लाइंग प्रेशर, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर फॉर फ्यू सेकंड। क्या है इस चीज का मतलब कि अपन क्या करेंगे, कोई स्किन लेंगे, मेनली कौन सी साइट लेंगे, आपको साइट भी बता देता हूं कि यदि अपन अडल्ट की बात करते हैं तो आप नेल बेड, जो अपने नाखून होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। नेल प्लेट बोल सकते हो या नेल बेड बोल सकते हो, मैं नेल प्लेट बोल देता हूँ, है ना, नेल प्लेट या नेल बेड। जबकि अपन बिल्कुल चिल्ड्रन की या इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट में नियोनेट की। नियोनेट जानते हो ना, जो 0 से 28 दिन तक का बच्चा होता है उसको नियोनेट बोलते हैं। जबकि अपन नियोनेट की बात करते हैं तो उनमें अपन बात करते हैं स्टर्नम की, स्टर्नम या फोरहेड। या तो अपन स्टर्नम की कह रहे हैं या फोरहेड की। आप पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में जाओगे, नियोनेटोलॉजी में जाओगे तो वहां अपन देखते हैं कि स्टर्नम फोरहेड का यूज करते हैं। जबकि अडल्ट में अपन नाखून का यूज करते हैं। क्या करेंगे, बड़ों में नाखून है उसको अपन दबा के देखेंगे। तो जैसे आप इनको दबा के देखते हो तो आपका नाखून बिल्कुल व्हाइट व्हाइट हो जाता है। ठीक है, व्हाइट का मतलब है कि वहां की कैपिलरी आपने कंप्रेस कर दी है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा है। व्हाइट होने का मतलब है कि अब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं आ रहा क्योंकि वहां पे आपने कैपिलरी को क्या कर दिया है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। अब आप इसको छोड़ोगे तो ये दोबारा पिंक कलर का हो जाता है। जैसे आप इस पे से प्रेशर हटाते हो तो ये दोबारा क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, देखो पहले आपने दबाया, कंप्रेस किया, फिर व्हाइट कलर का आ गया और इस व्हाइट कलर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैंच्ड स्किन। ये व्हाइट कलर आता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लैंच्ड स्किन, है ना। अब इसको आप जैसे छोड़ोगे फिर दोबारा अपने नॉर्मल कलर में आ जाएगा। अब ये कितनी देर में, कितने सेकंड बाद ये अपने नॉर्मल कलर में आया है, इसी को बोलते हैं कैपिलरी रिफिल टाइम। यदि 2 सेकंड भी हो सकता है, 3 सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है कि वो कलर में 10 सेकंड बाद आया। तो जितने टाइम बाद ये अपने नॉर्मल कलर में आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, CRT बोलते हैं, कैपिलरी रिफिल टाइम बोलते हैं। तो बोला कि टाइम टेकन फॉर ब्लैंच्ड स्किन टू रिटर्न इट्स नॉर्मल कलर आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर फॉर फ्यू सेकंड। अब ये कितना टाइम, ये फ्यू सेकंड भी बता देता हूं कि आइडियली अपन को कितना टाइम लेना होता है। तो लिखा आता है कि अपन को 5 सेकंड के लिए प्रेशर लगाना है। कितना? 5 सेकंड के लिए आपको प्रेशर अप्लाई करना है। कहां पे करना है ये मैंने बता दिया कि अडल्ट में नेल प्लेट पे, एंड बालकों में आपको क्या करना है, स्टर्नम पे प्रेशर अप्लाई करना है, 5 सेकंड के लिए करना है। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या है ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, कि नॉर्मल वैल्यू क्या आती है आपके कैपिलरी रिफिल टाइम की। तो अपन बताते हैं
कि इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 2 सेकंड से कम होना चाहिए, 2 सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड से कम होना चाहिए, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। क्या? 2 सेकंड से कम होना चाहिए, ये इसकी क्या है? नॉर्मल वैल्यू है। यदि ये 2 से 3 सेकंड के बीच में आता है, 2 सेकंड आ जाता है या 3 सेकंड आ जाता है, तो अपन उसको बोलेंगे कि इसका बॉर्डर लाइन पे है। क्या है? बॉर्डर लाइन पे पेशेंट, बॉर्डर लाइन पे इसका मॉनिटरिंग करना जरूरी है, और कुछ आपको ट्रीटमेंट नहीं करना, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको देखते रहो। ठीक है, वैसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3 तक आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जाके कंडीशन बिगड़ सकती है, तो आप इसको देखते रहो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। और यदि ये 3 सेकंड से ज्यादा आ रहा है, यदि ये 3 सेकंड से ज्यादा आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि वहां पे परफ्यूजन नहीं हो रहा है। परफ्यूजन का मतलब कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है। क्या हो सकता है? कि वहां पे हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, या इसको पुअर परफ्यूजन बोल सकते हैं। परफ्यूजन मतलब तो आप जानते हो कि ब्लड सप्लाई, या अपन बोल सकते हैं पुअर ब्लड सप्लाई, कि उन ऑर्गनों पे आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। तो ये होता है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 2 सेकंड से कम होती है। 3 सेकंड भी आ रहा है तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन इतना है कि अब आपको आगे ध्यान देना है कि अब हो सकता है खतरा मंडरा रहा है। लेकिन 3 सेकंड से ज्यादा आ रहा है तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब उस पेशेंट को परफ्यूजन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अपन आगे जाके टेस्ट करते हैं कि आपके पेरिफेरल ऑर्गन है, वहां पे ब्लड सप्लाई पूरी नहीं आ रही है, तो इसके लिए अपन आगे जाके टेस्ट करते हैं। जैसे आप बीपी देखो कि बीपी तो कम नहीं है पेशेंट का, अपन वहां पे लैक्टेट देखेंगे, एक लैक्टेट आता है जो आपको एबीजी में अपन लैक्टेट कराते हैं, कि आप देखो कि लैक्टेट तो नहीं है, जिसकी भी नॉर्मल 2 से कम होनी चाहिए, हम उसका लैक्टेट कराएंगे। ठीक है, हम उसका यूरिन आउटपुट देखेंगे कि यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिन आउटपुट, यदि आपके ऑर्गनों को अच्छी तरह ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड का परफ्यूजन अच्छा है, तो आपका यूरिन आउटपुट हरदम अच्छा आएगा, है ना। 1 ml/kg तो आएगा ही आएगा, या 0.5 to 1 ml/kg आएगा ही आएगा यूरिन आउटपुट। लेकिन यदि आपका परफ्यूजन ही वीक हो रहा है, ब्लड सप्लाई पूरी नहीं मिल रही है, तो उस टाइम यूरिन आउटपुट भी कम आ जाता है ना। यूरिन आउटपुट में बता दो 0.5 to 1 ml/kg पर आर आना चाहिए। ठीक है, कोई इंपोर्टेंट नहीं, आगे सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको यूरिन आउटपुट आना ही चाहिए। एक बात और है कि यदि मैं नॉर्मल वैल्यू की बात करता हूँ, नॉर्मल सीआरटी की अपन बात करते हैं, तो याद रखना कि अपन ने बताया कि अडल्ट में बता रहा हूं मैं, अडल्ट में ये 2 सेकंड से कम होता है। अडल्ट में ये कितना होता है? 2 सेकंड से कम होता है। लेकिन जो नियोनेट होते हैं, नियोनेट मतलब कि 0 से 28 दिन तक के बच्चे हैं, उनके लिए 3 सेकंड से कम को भी अपन क्या मानते हैं? हेल्दी मानते हैं, क्योंकि उनमें अभी परफ्यूजन इतना डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो यदि आपसे कोई बोले कि नियोनेट में 3 सेकंड तक नॉर्मल है, जबकि अडल्ट में 2 सेकंड से कम तक क्या माना जाता है? नॉर्मल माना जाता है। तो इस तरह अपने सीआरटी को देखना। सीआरटी होता क्या है? कैपिलरी रिफिल टाइम क्या होता है कि टाइम टेकन ब्लैंच्ड स्किन होगी, जैसे आपने नाखूनों को कंप्रेस किया, प्रेशर डाला 5 सेकंड के लिए, उसके बाद आपकी स्किन क्या है? ब्लैंच्ड हो जाएगी। ठीक है, ब्लैंच छोड़ने के बाद जब आप छोड़ते हो तो दोबारा पिंक कलर लेने में जितना टाइम लगाएगी, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लैंच, वो क्या बोलते हैं? सीआरटी बोलते हैं। नॉर्मल वैल्यू बड़ों में, अडल्ट में कितनी होती है? 2 सेकंड होती है, जबकि 28 दिन तक के बच्चा, नियोनेट के लिए अपन बात करेंगे, तो 3 सेकंड तक नॉर्मल है। 2 तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, 2 से 3 है तो बॉर्डर लाइन पे है। आपको मॉनिटर करना है पेशेंट को, कुछ करना नहीं है, आपको बस मॉनिटर करते देखते रहना है कि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। लेकिन 3 सेकंड के बाद जाते ही इसमें हाइपो परफ्यूजन हो जाता है, मतलब कि ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है। क्लियर? एक बात और मैं बता देता हूँ कि जैसे मैंने 5 सेकंड बताया ना, यदि इस जगह एक ऑप्शन हो 5 सेकंड और दूसरा ऑप्शन है कि ब्लैंच्ड स्किन हो गई है, ठीक है, ब्लैंच्ड स्किन, अप टू ब्लैंच्ड स्किन, अप टू ब्लैंच्ड स्किन, ब्लैंच्ड स्किन होने तक, तो ज्यादा करेक्ट ये वाला जाएगा, है ना। ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा, मोर करेक्ट होगा। और यदि ये ऑप्शन नहीं दे रखा, सेकंडों में दे रखा है, तो 5 सेकंड तो आपको अप्लाई करना ही है। लेकिन ऐसा भी लिख रखा है कि ब्लैंच्ड स्किन हो गई है, तो ब्लैंच्ड स्किन ज्यादा सही आंसर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन ने पढ़ा, सीआरटी पढ़ा। ठीक है, कैपिलरी रिफिल टाइम। नोट सेट में भी 1-2 बार इसका क्वेश्चन आया, इसकी नॉर्मल वैल्यूज पे क्वेश्चन आया, एक पूरी कहानी सुना दी थी उसने, और उसका कैपिलरी रिफिल टाइम दे रखा 1.05 सेकंड। ठीक है, अब उसने कह दिया आपको क्या करना है, पर नॉर्मल वैल्यू थी ये, तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो यहां तक अपन ने देखा।
ठीक है, तो अपन ने सीआरटी को कंप्लीट करा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है, वो डालो आप कैपिलरी एक्सचेंज। क्या है? कैपिलरी एक्सचेंज। मैंने बताया कि एक्सचेंज की जो मेजर साइट होती है वो कैपिलरी होती है, ना तो आर्टरी में एक्सचेंज होता है, ना आर्टरियोल में, ना वेन में होता है, ना वेन्यूल में। जो एक्सचेंज की मेन साइट होती है वो कौन सी होती है? कैपिलरी ही होती है। कैपिलरी में ही एक्सचेंज देखने को मिलता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं, जो कुछ भी होता है एक्सचेंज वो कैपिलरी में होता है। किन किन चीजों का एक्सचेंज होता है वो भी अपन पढ़ देते हैं कि एक तो गैस का होता है, ऑक्सीजन CO2 का, तो इसको अपन बोलेंगे गैसियस एक्सचेंज। एक तो गैस का होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? गैसियस एक्सचेंज होता है। दूसरा जो एक्सचेंज होता है वो होता है न्यूट्रिएंट का, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रिएंट या कोई भी सब्सटेंस। मैं नहीं करा न्यूट्रिएंट नहीं, कोई भी सब्सटेंस का एक्सचेंज है उनको अपन यहाँ पे कलेक्टिवली देख लेंगे कि एक्सचेंज होता है, उसको देखेंगे। और तीसरा होता है फ्लूइड डायनामिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूइड डायनामिक, आपके आगे जाके बहुत काम आएगा। फ्लूइड डायनामिक एक्सचेंज है ना, फ्लूइड डायनामिक एक्सचेंज बोलते हैं इसको, है ना। काफी बीमारियों की फिजियोलॉजी को समझने में काम आएगा। ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, एनाटॉमी का नहीं है, तो इसको समझना। तो सबसे पहले आपका आता है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, कौन सा आता है? गैसियस एक्सचेंज। इसको समझते हैं। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज का मतलब होता है कि कोई भी टिश्यू होता है वो ऑक्सीजन तो लेता है और CO2 को वहां से क्या करता है? वेस्ट करता है। ऑक्सीजन तो टिश्यू है वो अपने अंदर ले लेगा और CO2 को बाहर फेंक देगा। देखो, आप जो सांस लेते हो, आप तो ये आपकी ट्रैक है, आपने जो सांस लिया है वो आपकी कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। कहाँ जाती है? ये लंग्स में आपने जो एयर लिया ना वो इन लंग्स में आ जाती है। ठीक है, इन लंग्स में वो एयर आ जाती है। ठीक है, इन लंग्स में काफी सारी कैपिलरी होती है, और ये समझो कि यही कैपिलरी से क्या निकलता रहता है? पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेन होती है। ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको पता है कि ये गंदा ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी में आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो CO2 होती है वो तो इनके पास चल जाती है, डिफ्यूजन की वजह से CO2 तो इनके पास चल जाती है, लंग्स के पास, है ना। और O2 इनको मिल जाती है, O2 इनको मिल जाती है। सिंपल डिफ्यूजन में ये होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है और लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन तो हार्ट से कहाँ जाती है? ब्लड में आ जाती है। और जो CO2 है वो ब्लड से हार्ट में चल जाती है, वो दोबारा क्या हो जाती है? अपन बाहर उसको एक्सहेल कर देंगे और फिर ऑक्सीजन आएंगे, वो ऐसे ब्लड का यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है। फिर आप सपोज करो कि यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है, और यही ब्लड सप्लाई हार्ट के पास जाएगी और हार्ट से निकल के ये टिश्यूज के होते हुए निकलेगी। अब क्या करेगी कि जो यहाँ पे ब्लड है हार्ट से होकर जब ये आएगी, और ये क्या है? टिश्यू है। ये क्या है? टिश्यू है या कोई बॉडी पार्ट मान लो। तो अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए? तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले लेगा और यहाँ पे CO2 वेस्ट हुई है इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिंपल एक यही होता है कि अपने टिश्यू को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ब्लड से। ब्लड में कहाँ से आती है? लंग्स से आती है। तो सिंपल सा है। अब इसी पूरे सिनेरियो को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। इस पूरे सिनेरियो को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ है और दूसरा टिश्यू लेवल पे गैसियस एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, जो ये यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हुआ है ऊपर लेवल पे हुआ है, जो लंग्स के पास में हुआ है, इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दूसरा रेस्पिरेशन हुआ है वो आपके कहाँ पे हुआ है? आपके नीचे जो लंग्स के पास, सॉरी टिश्यू के पास में हुआ है, इसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। तो दो तरह के रेस्पिरेशन पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो अपने दो तरह के रेस्पिरेशन पढ़े, एक तो हुआ एक्सटर्नल और दूसरा हुआ आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दो तरह के रेस्पिरेशन अपन ने देखे। ठीक है, अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है ब्लड और लंग्स के बीच में, ब्लड और लंग्स के बीच में हुआ है। जबकि इंटरनल किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हुआ। तो ये बात आपको क्लियर हुई। ये काफी बार पूछा जाता है कि इंटरनल रेस्पिरेशन कौन सा होता है, एक्सटर्नल कौन सा होता है। कई लोग कहते हैं एक्सटर्नल होता है जो अपन एनवायरनमेंट में बाहर से सांस अंदर लेते हैं वो,
एक्चुअली वही है, लेकिन मेनली बोलते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी, स्पेशल आप ब्लड भी मानोगे तो पल्मोनरी आर्टरी एंड लंग्स की एल्वियोलर। ठीक है, आगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और दूसरा इंटरनल टिश्यूज के बीच में और आपके आर्टरी के बीच में। ठीक है, ये क्लियर हुआ गैसियस एक्सचेंज। अब आपको पता है कि कौन कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ये भी आपको पता है कि कौन कौन सी गैस का यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो अपन ने बात करा कि एक तो ऑक्सीजन का देखने को मिलता है, एक CO2 का। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, वैसे मैं आपको काफी बार पहले बता चुका कि दो गैस होते हैं, एक तो होता है ऑक्सीजन और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये भी मैंने बताया कि ऑक्सीजन का 97% जो पार्ट होता है, ऑक्सीजन का 97% पार्ट होता है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि 3% पार्ट होता है वो प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, प्लाज्मा में डिजोल्व स्टेट में होता है। ठीक है, जबकि CO2 की अपन बात करें तो 70% CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यदि अपन 23% की बात करते हैं, किसकी, कितने की, सॉरी 23% की बात करते हैं, तो आपके हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट होता है और उसको बोलते हैं कार एमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। जबकि अपन बात करें 7% की, तो 7% का होता है प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। ठीक है, तो इसको अपन ने यहाँ पे देखा था कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कितना कितना किस किस फॉर्म में होता है। क्लियर। दूसरा अपन देखते हैं, पहला एक्सचेंज अपन ने किसका देखा, गैस का एक्सचेंज देखा। गैस का एक्सचेंज इस तरीके से होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद में ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको समझाना इतना हार्ड। दूसरा अपन ने देखा कि एक्सचेंज ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस का एक्सचेंज किस किस तरीके से होता है, इसको भी मैं, अब ये किस तरीके से होता है वो तो आपको पता है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है, सिंपल डिफ्यूजन के मेथड से होता है। और अपन आगे भी देख लेंगे, इसको यहाँ पे मत लिखो कि और भी मेथड होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, लेकिन मेनली सिंपल डिफ्यूजन होता है। किन किन सब्सटेंस का होता है वो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस है जिनका कैपिलरी के थ्रू इजीली क्या होता है, एक्सचेंज होता है। पहला होता है ग्लूकोज। अगर तो ग्लूकोज भी तो सेल के अंदर जाता है, कि ये मान लो ब्लड में ग्लूकोज है और ये आपकी सेल है, तो सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और इसको अंदर ले जाने के लिए कौन हेल्प करता है, इंसुलिन। ठीक है, जब भी तो कहते हैं कि आपके शरीर में यदि इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज सेल के अंदर ही नहीं जा पाता, तो ग्लूकोज शरीर में घूमता रहता है और आपके शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आगे जाकर आप समझोगे, बायोकेमिस्ट्री में ये सब चीजें आपको समझाएंगे। ठीक है, दूसरा एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड होते हैं जो ये आगे जाके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वो प्रोटीन आपकी बॉडी में कितना ही काम आते हैं। ठीक है, हर सेल ट्रांसलेशन करती है वो प्रोटीन, आपको कोई बालों को सही कर रहा है, कोई प्रोटीन आपकी मसल्स बना रहा है, काफी तरह के प्रोटीन होते हैं। फिर एक होते हैं फ्री फैटी एसिड, ये भी आपकी बॉडी में काफी काम आते हैं। फ्री फैटी एसिड भी नुकसान भी करते हैं, काम भी आते हैं। दूसरा विटामिन भी आपकी सेल को चाहिए, तो विटामिन ब्लड से सेल में जाते हैं। साथ में कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स भी तो होते हैं जैसे काफी पोटेशियम, सोडियम, तो इन सब की जरूरत होती है आपकी बॉडी को। ठीक है, तो काफी इन सब्सटेंसों का भी एक्सचेंज होता है। क्लियर हुई ये बात। अब सबसे मेन चीज आती है, वो आती है आपके कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक, कि फ्लूइड का कैसे मूवमेंट होता है कैपिलरी के थ्रू, है ना। कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक, ये यही बताया जाता है कि कैपिलरी के थ्रू फ्लूइड का डायनामिक कैसे होता है, फ्लूइड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। इसको अच्छे से समझना, कोई दिक्कत होती है तो अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को, है ना। ये ऊपर तो नहीं जा रहे। और ये भी ध्यान देना कि इसको समझाने के लिए एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट ने स्पेसिफिक फोर्स बताया था, जिसको अपन बोलते हैं स्टार्लिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग फोर्स। तो आप समझना कि कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक या स्टार्लिंग फोर्स क्या होता है, एक बार इसको अपन अच्छे से समझते हैं। तो नहीं जा रहा भाई, यहाँ समझ लेते हैं अपन कि कैपिलरी फ्लूइड टाइम या स्टार्लिंग फोर्स क्या है। सॉरी, स्टार्लिंग फोर्स या आपके कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक। कैपिलरी फ्लूइड
डायनामिक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको ना, या इसी को बोलते हैं अपन स्टार्लिंग फोर्स। फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टार्लिंग फोर्स। कैसे होता है, क्या होता है, समझना। देखो बताना क्या चाह रहा है इस टॉपिक में कि ये कैपिलरी है, ठीक है, ये क्या होती है, कैपिलरी होती है, ठीक है। और अगल बगल में क्या होते हैं, इसके टिश्यूज होते हैं, जिनको मैं इस कलर से दिखा देता हूँ। ये इसके अगल बगल वाले क्या है, टिश्यूज हैं, ठीक है। कोई से भी टिश्यू हो सकते हैं। अब आप सब जानते हो कि कैपिलरी से फ्लूइड बाहर भी आता है और कैपिलरी से अंदर भी जाता है फ्लूइड। कैपिलरी से टिश्यू बाहर भी आता है, सॉरी फ्लूइड है वो अंदर भी जाता है बाहर भी जाता है, ठीक है। अब कितने फोर्स है जो उसको अंदर लेके जाते हैं, कितने फोर्स है जो उस फ्लूइड को बाहर लेके जाते हैं, इसी चीज को अपन को यहाँ देखना है और समझना है, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, मैं आपको दोबारा डायग्राम की हेल्प से सब समझा देता हूँ कि ये तो हो गई आपकी एक कैपिलरी। सपोज करो ये एक कैपिलरी हो गई, बड़ी सारी कैपिलरी बना देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो जिससे। ये कैपिलरी होगी जिसके अंदर ये क्या बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है, ठीक है। या फिर क्या हो गई, ये कैपिलरी हो गई है जिसके अंदर फ्लूइड बह रहा है, फ्लूइड है, ब्लड जो भी आप मान सकते हो, न्यूट्रिएंट है। और इसके अगल बगल में अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, टिश्यूज है, ये क्या है, टिश्यू है। अगल बगल में ये क्या है, टिश्यूज है, ठीक है। अब समझो होता क्या है। अब देखो काफी तरह के फोर्स होते हैं, अपन मेन बात है स्टार्लिंग फोर्स को समझाते हैं। दो तरह के मेन फोर्स अपन यहाँ पे देखते हैं। एक तो अपन देखते हैं आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। और एक होता है ओंकोटिक फोर्स या ऑस्मेटिक, ओंकोटिक, ओंकोटिक प्रेशर बोल दो या फोर्स बोल दो, ओंकोटिक प्रेशर बोल दो। ये इनको फोर्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं प्रेशर ही बोलते हैं, इसको भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ओंकोटिक प्रेशर, ये दो चीज होती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक फोर्स होता है जो तो इस फ्लूइड को बाहर भेजने में हेल्प करता है, ठीक है। एक फोर्स होता है जो इस फ्लूइड को बाहर भेजने में हेल्प करता है, और एक होता है जो इस फ्लूइड को अंदर खींचता है। देखो जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है उसका हरदम काम होता है कि वो फ्लूइड को आउट करे, फ्लूइड को आउट करे, एग्जिट करे। यदि किसी पाइप में बहुत तेज पानी आता है, बहुत तेज पानी आ रहा है, और उस पाइप में आप एक छोटा सा छेद कर दो, जो पानी की नली होती है, बहुत तेज पानी आ रहा है और उस पानी में एक छोटा सा नली में एक छोटा सा होल कर दो, आप किसी भी सुई से, निडल से होल कर दोगे, तो वहां से फ्लूइड लीक होने लगेगा, नहीं होने लगेगा। क्यों होने लगेगा, क्योंकि वो फ्लूइड है, वो वहां पे प्रेशर जनरेट कर रहा है, फ्लूइड है वो उसकी वॉल पे प्रेशर लगाता है, और वो प्रेशर है वो फ्लूइड को बाहर फेंकने की कोशिश करता है। जबकि एक प्रेशर होता है जो उस फ्लूइड को खींचता है, वो उसको पुल इन करता है, वो उसको अंदर खींचता है। जबकि एक होता है जो उसको बाहर फेंकता है, पुल आउट करता है, ठीक है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को क्या बोल सकते हैं, पुल आउट। एक होता है जो उसको पुल आउट करेगा और एक है जो उसको खींचेगा अंदर। आप देखते हो कि कई कीचड़ को आपने देखा हो, कोई चीज इतनी गाढ़ी होती है ना, वो फ्लूइड को अपने अंदर उतनी जल्दी खींच लेती है, उसको अपने अंदर सोक कर लेती है फ्लूइड को, ठीक है। तो इसी तरह होता है कि ओंकोटिक प्रेशर तो क्या है कि फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है, जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो फ्लूइड को बाहर फेंकता है। अब यदि अपन बात करेंगे कैपिलरी है, तो कैपिलरी में ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड को बाहर भेज रहा है वो कौन सा होगा, कैपिलरी लगा रही है, तो इसको बोल सकते हैं CHP। क्या बोल सकते हैं, CHP, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जो कैपिलरी के अंदर फ्लूइड है उसको कैपिलरी बाहर भेजेगी, ठीक है। जबकि ये कौन सा फ्लूइड हो गया, ये कौन सा फ्लूइड है, आप देखो कि जिसमें कैपिलरी फ्लूइड को अंदर खींच रही है, कैपिलरी फ्लूइड को अपने अंदर खींच रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिलरी ओंकोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे, कैपिलरी ओंकोटिक प्रेशर। तो मेनली दो ही प्रेशर होते हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है कैपिलरी ओंकोटिक प्रेशर, ठीक है। इस कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है नॉर्मली, चलो ये आपको बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत हो जाना। कि नॉर्मली यदि अपन बात करते हैं आर्टेरियल एंड पे, कहां पे, आर्टेरियल एंड पे,
आर्टरियल एंड पे बात करें, मतलब कि आर्टरी में बात करते हैं, मेनली आप पूरी आर्टरी को ही ले लो कि अपन यदि आर्टरी में बात करते हैं, सॉरी आर्टरी में तो कुछ एक्सचेंज होता नहीं है, आर्टरियल एंड पे ही कुछ एक्सचेंज होता है। यदि अपन आर्टरियल एंड पे बात करते हैं तो सी एच पी की जो वैल्यू होती है वो होती है 35 mm ऑफ एज। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो 35 mm ऑफ एच जो होता है, ये इसको बोल सकते हैं अपन 5 किलो पास्कल। ठीक है, जबकि ओंकोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है वो आप सबको पता है कि अपन ने पहले भी डिस्कस की थी, 25 अपन एवरेज मान लेते हैं, लेकिन 25 से 30 तक होता है। मैंने बताया था 28 होता है, 28 mm ऑफ Hg होता है, उसमें से 22 तो किसका कंट्रीब्यूशन होता है, एल्बुमिन का होता है। ठीक है, नॉर्मल जो 30 तक भी होता है उसमें से 26 तक पूरा प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से होता है, और 26 में से 22 ओनली एल्बुमिन की वजह से होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 25 mm ऑफ Hg होता है, और ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, एल्बुमिन, एल्बुमिन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एल्बुमिन यहाँ पे 22 mm ऑफ Hg जो ओंकोटिक प्रेशर हो एल्बुमिन की वजह से। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अपन बात करें तो यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg हुआ, और ये किसमें हुआ, पॉजिटिव में हुआ, क्योंकि नेट फिल्टर प्रेशर को, सॉरी ये ऐसे लिखो कि नेट फिल्टर प्रेशर होता है, उसका फॉर्मूला होता है, नेट फिल्टर प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ओंकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस ओंकोटिक प्रेशर। अब ये कितना हो गया, 35 माइनस 25 है ना, कितना हो गया, 10 mm ऑफ Hg। तो किसमें आया, ये पॉजिटिव में आया है, नेट फिल्टर प्रेशर। ठीक है, अब यदि CHP ज्यादा था, CHP आपका ज्यादा था, मतलब कि फ्लूइड क्या होगा, बाहर जाएगा अंदर जाएगा, पुल आउट, फ्लूइड है वो बाहर जाएगा, क्योंकि बाहर भेजने वाला प्रेशर ज्यादा है, अंदर खींचने वाला प्रेशर कम है, तो बाहर भेजने वाला 10 mm ऑफ एच जाएगा, फ्लूइड बाहर जाएगा। ठीक है, ये होता है आर्टेरियल एंड पे, कि आर्टेरियल एंड पे जो फ्लूइड है वो बाहर जाता है। जबकि वीनस एंड पे क्या होता है, यदि अपन बात करें वीनस एंड पे, तो वीनस एंड पे क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 15 mm ऑफ Hg आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें, आपको मैंने बताया था ना कि आर्टेरियोल पे, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ जैसे एक बार और, कि आर्टरी की बात अलग है, आर्टेरियोल की बात अलग है, कैपिलरी की बात अलग हो रही है, अपन ने वेन, वेन्यूल की बात अलग करी थी, और अपन ने वेन की बात अलग करी थी। आर्टरी का प्रेशर मैंने बताया था 120/80 बताया था, आर्टेरियोल को बताया था 35, सॉरी आर्टेरियोल को अपन ने बताया था 35 to 50 बताया था, एंड कैपिलरी की अपन ने बात करी तो वो बताया था 15 से 35 बताया था, वेन्यूल की बात करी तो 10 से 15 और वेन की 2 से 8। मैं यहाँ पे वेन आर्टेरियोल की बात कर रहा हूँ, तो आर्टेरियोल को अपन ने 35 था, लेकिन वेन के एंड पे अपन बात करें तो वो कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 15 हो जाता है। क्योंकि ओंकोटिक प्रेशर सेम होता है, ओंकोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, वो ब्लड की टेंडेंसी है, वो सेम होता है, वो कितना होता है 25 mm ऑफ Hg होता है। क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक आपके नॉर्मल कितना उसकी वॉल पे प्रेशर लगाया जा रहा है, ठीक है, वो बीपी हो गया जनरली। तो इसका जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आता है वो कितना हो जाएगा, CHP माइनस COP। तो नेट फिल्टर प्रेशर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 25, तो NFP कितना हो जाएगा, माइनस 10 mm ऑफ Hg आ जाएगा, कितना हो जाएगा, -10। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव में, मतलब कि आपका बाहर फेंकने वाला फोर्स कम है जबकि अंदर खींचने वाला, पुल इन वाला फोर्स ज्यादा है, तो अपन कह सकते हैं कि पूरा फ्लूइड क्या होगा, कैपिलरी के अंदर आएगा, पुल इन होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो अब फ्लूइड है वो क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी, कि वीनस एंड पे तो फ्लूइड क्या होता है, अंदर जाता है, जबकि आर्टेरियल एंड पे फ्लूइड बाहर जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, आर्टरी एंड पे फ्लूइड लीक होगा, जबकि वीनस एंड पे फ्लूइड क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक है, अपन यदि बात करते हैं कि भाई ये एक वेन आर्टरी थी, आर्टरी फिर छोटी हुई, ये आर्टरियोल में कन्वर्ट हुई है, फिर यहाँ पे क्या बन गई, कैपिलरीज बन गई। ठीक है,
यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ भी कैपिलरीज हो गई, फिर ये क्या है, वेन्यूल आई, और ये वेन्यूल किसमें कन्वर्ट हो गई, वेन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, मतलब ये आर्टरी थी, ये आर्ट्रियल एंड हो गया, ये वेन्यूल एंड हो गया, ये वेन्यूल हो गई, और ये वेन हो गई। ठीक है, ये आर्टरी। ठीक है, अब मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे तो फ्लूइड है वो बाहर जाता है और यहाँ पे फ्लूइड अंदर आता है। अब बाहर कितना जाता है, यदि अपन पूरे दिन में बात करते हैं ना, यदि अपन पूरे दिन की बात करते हैं, तो बाहर जाने वाला फ्लूइड होता है वो आपका 20 लीटर होता है। बाहर जाने वाला फ्लूइड कितना होता है, 20 लीटर होता है, लेकिन अंदर जाने वाला फ्लूइड होता है वो 17 लीटर होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि 3 लीटर फ्लूइड कहाँ गया। ठीक है, जब अपने पूरा हिसाब लगाया तो देखा कि बाहर जाने वाला फ्लूइड है वो 20 लीटर है, लेकिन अंदर आने वाला फ्लूइड 17 लीटर है। बाकी का 3 लीटर फ्लूइड कहाँ गया, तो समझो कि ये मान लो आपकी कैपिलरी जो कुछ भी था, इससे यहाँ पे फ्लूइड लीकेज हुआ है, ये फ्लूइड लीकेज हुआ, तो यही तो बात है कि भाई 3 लीटर फ्लूइड है, ये कहाँ गया, तो ये इसका सर्कुलेशन हो जाता है आपकी लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाता है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन को अपन आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्लूइड है वो कहाँ चल जाएगा, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में चल जाएगा, लिम्फ वेसल्स में चल जाएगा, और ये लिम्फ वेसल भी एंड में जाके आपकी इंफीरियर वेना केवा में खुलती है और वहां से हार्ट में जाएगा। तो भाई लिम्फ में भी तो कुछ फ्लूइड होना चाहिए, वो फ्लूइड आपके यहीं से आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। मेन बात जो आपको याद रखनी है, वो याद रखना है आपको कि यदि NFP नेट फिल्टर प्रेशर है, वो यदि पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि फुल आउट, बाहर फेंकेगा फ्लूइड। यदि ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि फुल इन, अंदर जाएगा। आउट कहां फेंकता है, आर्टरी एंड पे, जबकि अंदर कहां खींचता है, वेन वेन्यूल एंड पर। ठीक है, कौन कौन से दो फोर्स होते हैं, एक तो होता है आपका सॉरी एक तो होता है CHP हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरी का, और दूसरा आता है कैपिलरी ओंकोटिक प्रेशर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि दो और फ्लूइड होते हैं, दो और प्रेशर होते हैं, जो कि ये इंटरस्टिशियल टिश्यू, जो ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है ना, वो लगाते हैं। दो और प्रेशर होते हैं जो इंटरस्टिशियल टिश्यू के द्वारा लगाए जाते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो लगाता है जो फ्लूइड को बाहर भेजेगा। भाई इंटरस्टिशियल आपको बताया ना कि हर टिश्यू एल के बीच में एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसको अपन इंटरसेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। तो उस फ्लूइड को बाहर भेजना है, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और एक होता है जो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को खींचता है अपनी तरफ टिश्यू, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल ओंकोटिक प्रेशर। पर ये बहुत कम होते हैं, जैसे ये तो 2 mm ऑफ Hg होता है, और ये ऑलमोस्ट 5 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन इनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है अभी, बहुत माइन्यूट लेवल पे होते हैं ना ये, तो इनकी वैल्यू इतनी फिक्स नहीं है, तो ये भी इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, है ना। तो अपन पूरा नेट फिल्टर प्रेशर का फॉर्मूला बनाते हैं, नेट फिल्टर प्रेशर का, तो क्या बन जाएगा, CHP, बाहर भेजने वाले फ्लूइड कौन कौन से हैं, पुल आउट के, एक तो CHP हो गया, दूसरा इंटरस्टिशियल ओंकोटिक प्रेशर, माइनस अंदर खींचने वाले फ्लूइड कौन कौन से हैं, अंदर खींचने वाले फ्लूइड एक तो क्या हो गया, COP, और दूसरा हो गया आपका IHP। तो ये टोटल हो गया आपका नेट फिल्टर प्रेशर। क्लियर हुई। अब आपको जाके बात समझ में आई, नहीं आए तो इनको दोबारा समझना, अच्छी तरह समझना। और ये सारे फॉर्मूलों के 4 फोर्स होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, स्टार्लिंग फोर्स। ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि CHP होता है जो आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, वो डिपेंड करता है आपके ब्लड प्रेशर पे। किस पे डिपेंड करता है, ब्लड प्रेशर पे, आपका कितना BP है। ठीक है, जब तो आर्टरियल एंड पे, जो कि आर्टरियल एंड पे कितना था, 35, और जबकि आपके वेनस एंड पे कितना होता है, 15। जबकि दूसरा होता है कैपिलरी प्रेशर, दूसरा होता है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, दूसरा कैपिलरी प्रेशर, ये कितना होता है, सॉरी ओंकोटिक प्रेशर, ये किस पे डिपेंड करता है, एल्बुमिन पे। ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी बॉडी में कितना एल्बुमिन है, और ये खींचने का काम करता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू अपने पड़ी थी 25। ठीक है, तो अब जाके आपको समझ में आया कि कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक, आपके सीधा शॉर्ट नोट्स आ सकता है कि कैपिलरी फ्लूइड डायनामिक को समझाओ,
या स्टारलिंक फोर्स को समझाओ, या किसी एक प्रेशर के बारे में पूछ सकता है यदि छोटा क्वेश्चन भी, तो इसको आप, या नेट फिल्टर प्रेशर को समझाओ कैपिलरी का, तो आपको ये सारा आना चाहिए। ओके।